हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है। हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाते? हिंदुओं को तलवार देकर मस्जिद के सामने खड़ा कर वोटिंग का अधिकार एक विधिक अधिकार है। ये व्यक्ति की अपनी पसंद है कि वो किसे वोट करेंगे, और ब्रेन वॉश नाम देना ये हिंदुओं का अपमान। राम हमारे देव है, हमारे देवता हमारे पूजनीय है। राम के नाम पे सियासत गलत है। बीजेपी आईटी सेल ने 2014 से पहले राहुल गांधी को पप्पू साबित कर दिया। राजनाथ सिंह पे हमला करने से अच्छा है, गडकरी पे हमला करने से अच्छा है ये जो सेंटर पॉइंट है, जो ट्रांसफार्मर है, उसको उड़ा दो। सर दोस्तों, मैं चौहान सर, आज मैं आपसे पढ़ाई से हटकर कुछ और मुद्दे पे बात करने आया हूं। अभी भारत में ध्रुव राठी की नाम की धूम मची हुई है। ध्रुव राठी है कौन? और ध्रुव राठी का जो वीडियो आ रहा है, ब्लैकमेल, डिक्टेटर, डरा हुआ डिक्टेटर, ब्रेन वॉश, इन वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है, आज जानने का प्रयास करेंगे। मेरा कोई मुद्दा नहीं था कि मैं इन सब चीजों पे वीडियो बनाऊं और आपसे बात करूं। हुआ यह कि मैंने एक छोटा सा रील्स डाला फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। उस पे मुझे 2-4 कमेंट पढ़ने को मिले। कमेंट में यह लिखा गया कि सर, ध्रुव राठी ने मोदी जी को तानाशाह नहीं बताया। उन्होंने कहा है कि भारत में तानाशाह जैसी अवस्था आ रही है जो भारत के लिए खतरनाक होगी। एक ने मुझे बताया कि सर आप स्टडी कर लो अच्छे से, उसके बाद आप बोलोगे तो अच्छा लगेगा। और दोनों कमेंट मेरे काफी करीबी लोगों का है। तो आज मैं उन कमेंट को देखते हुए मजबूर हुआ हूं कि मैं एक वीडियो बनाऊं और उनको समझाने का प्रयास करूं कि आखिर सच क्या है। मैंने इनके सारे वीडियो को देखा और सारे वीडियो से जो मैंने निष्कर्ष निकाला है, आज मैं उसी निष्कर्ष पे आपसे बात करने वाला हूं। तो इसका जो निष्कर्ष निकल रहा है सब मिला करके, तो ध्रुव राठी 50% मुझे सही दिख रहे हैं और ध्रुव राठी 50% मुझे गलत दिख रहे हैं। मैं इसे साबित भी करने का पूरा प्रयास करूंगा। और ये वीडियो जो बन रहा है, ये मेरी सोच के अनुसार है। मैं अपनी सोच किसी के ऊपर डाल नहीं रहा हूं। अगर आप पहले से विचार करके रखे हो कि ध्रुव राठी अपनी जगह बिल्कुल 100% सही है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। यदि आपने विचार करके रखा है कि ध्रुव राठी 100% गलत है, तो भी ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं ये सच्चाई क्या है, तो वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले ध्रुव राठी के विषय में हम जानते हैं। ध्रुव राठी इंडिया के एक फेमस यूट्यूबर हैं, जो काफी फेमस हैं पॉलिटिशियन का न्यूज डालने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग पे बात करने के लिए, कुछ हिस्टोरियंस के ऊपर बात करने के लिए, और काफी चर्चित व्यक्ति हैं और काफी शानदार बोलते हैं। और इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर में से आज के डेट में एक है। करोड़ों की कमाई होती है यूट्यूब से इनकी। तो एक यूट्यूबर डायरेक्ट किसी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाए और आरोप में इतनी कटुता हो कि सोचने पे पब्लिक भी मजबूर हो जाए, क्या यह व्यक्ति सच बोल रहा या गलत बोल रहा। इस व्यक्ति के बारे में थोड़ी सी चीजें और जान लीजिए। इनका जन्म हरियाणा में हुआ है और ये फिलहाल जर्मनी में रहते हैं। और जो भी इनका काम चल रहा है, जो भी वीडियो अपलोड ये करते हैं, ये सब जर्मनी से करते हैं, जर्मनी में शूटिंग करते हैं और वीडियो को डालते हैं। तो ये इनका एक बैकग्राउंड हुआ कि जो ये क्या कर रहे हैं। अब थोड़ी सी बातें मैं बारी बारी बात करूंगा। इस वीडियो के बारे में बात करूंगा, द डिक्टेटर के बारे में बात करूंगा कि इन्होंने इसमें क्या बोला है। ब्रेन वॉश के बारे में मैं बात करूंगा कि ब्रेन वॉश में इन्होंने क्या बोला है। और पूरी तरह से आपको क्लियर करने का कोशिश करूंगा कि ध्रुव राठी क्या करना चाह रहे हैं और क्या दिखाना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डिक्टेटर, और यहां पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया है कि डिक्टेटर, क्या मोदी डिक्टेटर हैं? और साथ में पीछे राहुल गांधी और केजरीवाल का फोटो है। केजरीवाल के बारे में बताया गया है कि केजरीवाल को जेल भेज दिया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, और मोदी को एक डिक्टेटर के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है, जो फिलहाल नहीं है, उस ओर जा रहे हैं, ये दिखाने का प्रयास किया गया। इस वीडियो में ध्रुव राठी ने मोदी का कंपेयर जर्मनी के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर से किया है।
हिटलर के बारे में थोड़ी सी बातें आप समझ लीजिए। हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था जो गरीब घर से आया और उसने वोट बैंक, गरीबों का वोट बैंक का इस्तेमाल किया और गरीबों के साथ आगे बढ़ा और देश पे कब्जा किया और देश के ऊपर उसने अपनी सोच को थोप दी। बहुसंख्यक की राजनीति करते थे मोदी की तरह, ये ध्रुव राठी ने बताने का प्रयास किया है और साथ में बताने का प्रयास किया कि जो काम जर्मनी में हुआ नेक्स्ट भारत में हो सकता है और भारत की स्थिति पाकिस्तान जैसी हो सकती है, जर्मनी की जैसी हो सकती है। यहां पे इन्होंने एक विशेष यहूदियों की बात की कि किस प्रकार यहूदियों को मारा गया, किस प्रकार यहूदियों की जनसंख्या को 1/3 रूप में कम कर दिया गया, ये सब बातें बताई है। अगर आप इतिहास पढ़ोगे, विश्व इतिहास पढ़ोगे, तो विश्व इतिहास में हिटलर के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। विश्व इतिहास साफ साफ दिखाता है कि जर्मनी के जो तानाशाह थे उन्हें तानाशाह क्यों कहा जाता है। जो किसी धर्म के मानने वाले लोगों की 1/3 आबादी को समाप्त कर दे, ये होता है हिटलर। इसे कहते हैं तानाशाह। और भारत में अगर तानाशाही की बात की जा रही है तो हिटलर और मोदी का कंपेयर करना अपने आप में बहुत बड़ी गलती है, जो पॉसिबल ही नहीं है कि मोदी और हिटलर की कंपेयर कर दिया जाए। हिटलर विशेष रूप से एक गृह बनाया था जहां पे यहूदियों को रखा जाता था और जो यहूदी काम करने के लायक होते थे उनसे दिन भर परिश्रम कराकर एक टाइम का खाना देते। बाकी जो बूढ़े थे, जो औरतें थी, जो बच्चे थे, उनकी हत्याएं कर दी जाती थी और इस प्रकार से उसने लाखों हत्याएं की। यहूदी को यूरोप छोड़ना पड़ा, यूरोप छोड़कर भागे और आज का जो आप यरूशलेम एरिया देख रहे हैं, आज का जो आप इजराइल देख रहे हैं, यहूदी धीरे धीरे प्रवासित होकर वहां पे चले गए, बस एक हिटलर के कारण। और इसलिए कि हिटलर का यह सोच था कि ईसाई जो है वो श्रेष्ठ जाति के लोग हैं, उनकी नस्ल श्रेष्ठ है और यहूदियों की नस्ल क्या है, निम्न नस्ल के लोग हैं। लेकिन यहूदी क्या थे, मेहनती थे और मेहनत के बल पे वो बड़े बड़े पदों पे चले गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए। यही चीज तानाशाह को अच्छा नहीं लगा और उस तानाशाह ने क्या किया, इनको मारने का एक बहाना ढूंढा और यहूदियों को मारा। यहूदी मेहनती थे, दोबारा इजराइल में बसे, एक ताकतवर देश बनाया और आज अपने दुश्मनों से घिरे हैं और फिर भी वो टिके हुए हैं। तो यहूदियों को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा था कि यहूदी क्या थे, एक मजबूत इंसान थे और उनकी नस्ल क्या थी, निम्न थी। भारत के संदर्भ में बात करते हैं। भारत में आज बहुसंख्यक जनजाति जाति की बात करें तो हिंदू है और हिंदू जाति जो है बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक है। 2014 और 2019 में दोनों चीजें देखने को मिली और बीजेपी हिंदू की राजनीति करती है, जिस प्रकार जर्मनी में हिटलर ईसाई की राजनीति कर रहे थे। लेकिन ध्रुव राठी ने जो दोनों को मिलाने का प्रयास किया आपस में कि मोदी वर्सेस हिटलर, तानाशाही की ओर जाना, तो भारत में ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। जो जर्मनी का संविधान है वो संविधान पूरी तरह से अलग है और भारत के संविधान के बारे में अगर बात करें तो भारत का संविधान किसी को हिटलर बनने की मंजूरी नहीं देती। भारत के संविधान में एक गार्जियन बना करके टॉप लेवल पे सुप्रीम कोर्ट को बैठाया गया और सुप्रीम कोर्ट का आंखें जो होती है गवर्नमेंट के कानून पे होती है कि गवर्नमेंट कौन सी कानून ला रही है। आपको याद होगा सन 2015 में एक कानून लाया गया कि भारत में न्यायाधीशों का चुनाव कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट को इस संविधान में इंटरफेयर दिखा, प्रधानमंत्री मोदी ही थे, ध्यान दीजिएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे कानून को इलीगल घोषित कर दिया और मोदी उसको लागू नहीं कर पाए। जर्मनी में जब भी हिटलर जो चाहा वो लागू किया और अपने अनुसार देश को चलाया। यहां मोदी वो काम नहीं कर पाए क्योंकि तानाशाही यहां पे नहीं। एक कानून की और बात करता हूं, किसान बिल आया भारत में और किसान बिल में 3 बिल आए और तीनों बिल भारत में लागू कर दिए गए। लेकिन किसानों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद एक एग्रेशन दिखा किसानों में, फार्मर्स में,
गवर्नमेंट ने तीनों बिल को वापस लिया। अगर ये तानाशाही की सरकार होती और तानाशाही की ओर अगर जाती तो गवर्नमेंट कभी भी अपने लाया हुआ बिल अहंकार के रूप में वापस नहीं लेती। बिल में त्रुटियां जरूर थी, बिल में गलतियां जरूर थी, किसानों ने बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन गवर्नमेंट ने भी बिल वापस लिया और किसानों को समझा। मैं समझा रहा हूं कि तानाशाही क्या होती है। 2014 में मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और अभी 2024 से फिर से इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन में उम्मीद की जा रही थी कि इस बार फिर से बीजेपी गवर्नमेंट आएगी। आए या ना आए वो अलग मैटर है। मैं कभी भी किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता। बीजेपी की खासियत रही है हिंदू वोट बैंक की, और कोई भी देश का जो प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, या किसी भी देश का जो मुखिया होता है, एक पार्टी जरूर ऐसी होती है जो बहुसंख्यक की राजनीति करती है। उसी में बीजेपी। बहुसंख्यक की राजनीति करना कोई गलत बात नहीं, ये हर देश में हुआ है, हर चीज में हुआ। तो मोदी ने 2014 से लेकर 2024 तक, और हिटलर का कार्यकाल जोड़ लिया जाए यूरोप में, तो हिटलर ने कई जिंदगियां ली, कई मौतें उसके कारण हुई, लाखों यहूदियों को मार दिया गया। हिटलर के रवैये के कारण विश्व युद्ध झेलना पड़ा और दुनिया में कई मौतें हुई है। मोदी जी पे ये बात कहां से लागू होती है? क्या मोदी जी के कारण कोई वर्ल्ड वॉर हुआ? क्या मोदी ने भारत में अल्पसंख्यकों की हत्या कराई? क्या मोदी ने भारत में अल्पसंख्यकों का राशन रोका? क्या मोदी ने भारत में अल्पसंख्यकों की मेडिकल सुविधा को रोका? या कोई भी कानून आए या कोई भी योजना आए क्या अल्पसंख्यकों के विरुद्ध? नहीं। जो भी भारतीय हैं, यहाँ ना हिंदू से मतलब है, ना मुस्लिम से मतलब है, ना सिख से मतलब है, ना ईसाई से मतलब है, जो भी भारतीय हैं उन भारतीयों को योजनाओं में बराबर की भागीदारी मिलती है जो उस योजना के लिए एलिजिबल है। ये भारत में देखा जाता है। तानाशाही आप नहीं कह सकते कि भारत तानाशाही की ओर जा रहा है। अगर भारत तानाशाही की ओर जाते तो 2024 का इलेक्शन होता ही नहीं, क्योंकि सरकार तो 2/3 बहुमत के साथ है। यहां पे आपने बोला कि मोदी जी आने वाले समय में भारतीय संविधान को बदल देंगे, तो भारतीय संविधान को अंबेडकर ने ऐसा रचा है, ये हमारे जो भी संविधान सभा के जो मेंबर थे, संविधान को इस रूप से तैयार किया है। और उसके बाद केशवानंद भारती में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसने एक मुहर इस पे लगा दी है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारतीय संविधान को बदल नहीं सकती और भारतीय संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर ये आरोप लगाकर आप किसी प्रधानमंत्री को जलील कर रहे हो कि संविधान बदल जाएगा और आगे जाके तानाशाही हो जाएगी, तो ये आपका जो नेचर है ना, ये डबल स्टैंडर्ड का नेचर है। इस प्रकार के आरोप से आप एक प्रधानमंत्री को जो जनता ने चुनकर लाया है उसे आप जलील नहीं कर सकते। तो आप प्रधानमंत्री को जलील कर रहे हो। चलिए मैं आपके तरफ से बात करता हूं। मुद्दा चुनाव में धर्म नहीं होना चाहिए। जो मोदी जी धार्मिक मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ये मोदी जी की गलती है। दूसरा चीज, मुद्दा जो हो रोजगार का मुद्दा हो। इन्होंने सत्ता में आने से पहले कुछ कमिटमेंट किया था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, या जो भी आंकड़ा हो ये नौकरी देंगे, लेकिन ये अपने वादों को पूरा नहीं कर सके, उसमें ये फेल है। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, भारत में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, सभी भारतीयों को रोजगार देना पॉसिबल नहीं है। भारत की आबादी है दुनिया में सबसे अधिक आबादी है और हम 150 करोड़ की ओर बढ़ रहे हैं। किसी भी मुल्क में इतनी ताकत नहीं है कि अपने सारे नागरिकों को नौकरी दे सके, वो भी सरकारी नौकरी दे सके, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो उस समय सोचना चाहिए था जब भारत में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कुछ ऐसी योजनाएं लाने की जरूरत थी कि भारत की जनसंख्या इतनी न पहुंचे। जनसंख्या इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि नौकरी लोगों को नहीं मिल रही है। हर साल लाखों लोग ग्रेजुएट हो रहे और ग्रेजुएट के साथ ये जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जाएगा। कल अगर राहुल गांधी की गवर्नमेंट आ जाए, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि मैं इतनी नौकरियां दूंगा, पॉसिबल नहीं है। आप नौकरी उतना ही दे पाओगे जितना जगह है, आप उतना ही काम कर पाओगे जितना प्लेस है, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो रही नौकरी की बात, लेकिन मुद्दा जो चुनाव का होना चाहिए ना, मुद्दा रोजगार होना चाहिए।
मुद्दा विकास का होना चाहिए, आय की असमानता का होना चाहिए। ये सब बातें जब ध्रुव राठी उठाते हैं ना, ध्रुव राठी हीरो लगते हैं, बहुत शानदार बातें करते हैं। लेकिन जब दूसरे एंगल से ध्रुव राठी बात करते हैं कि ब्रेन वॉश की, और ब्रेन वॉश में सिर्फ एक जाति का नाम लेते हैं, एक धार्मिक जाति का नाम लेते हैं, वो है हिंदू। हिंदू जाति को इन्होंने कई बार हिंदू शब्द का नाम लिया है इस वीडियो में, और इस वीडियो में भी हिंदू शब्द का नाम लिया है। हिंदू शब्द का नाम लेकर इन्होंने कहा है कि बीजेपी यानी मोदी का जो आईटी सेल है, आईटी सेल का काम क्या है कि हिंदुओं का ब्रेन वॉश करे, और ब्रेन वॉश करके उन हिंदुओं के माइंड में मंदिर, मस्जिद डालो, राम डालो। तो मैं आपको साफ साफ कह देना चाहता हूं कि राम तो जन्म के साथ माइंड में होते हैं हिंदुओं के। राम हमारे देव है, हमारे देवता, हमारे पूजनीय है। राम के नाम पे सियासत गलत है। ये जो मोदी जी का सियासत है राम के नाम पे, मैं भी मानता हूं गलत है। वोट मांगना राम के नाम पे गलत है। लेकिन यह भी ध्रुव राठी जी गलत है कि आप जब बोलते हो कि हिंदुओं का ब्रेन वॉश कर दिया गया है, तो भाई साहब आप भी एक हिंदू हो, तो आपका ब्रेन वॉश क्यों नहीं हुआ, और आप इस प्रकार के वीडियो क्यों डाल रहे हैं? और मैं भी एक हिंदू हूं और मेरा ब्रेन वॉश नहीं हुआ, क्यों? आपके नजर में सारे हिंदू बेवकूफ दिख रहे हैं, और आप हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हो या हिंदू बेवकूफ है, ये समझाने की आपको जरूरत है। हिंदू के नाम पे आप जो वीडियो अपना चला रहे हो और हिंदू के नाम पे जो आप इनकम कर रहे हो, ये समझ से बाहर है। एक बात और मैं करता हूं कि अगर आप वीडियो बना रहे हो तो किसी खास वर्ग पे प्रहार मत करो, किसी खास वर्ग को यह मत बताओ कि आपकी जो राजनीति है वो राजनीति सिर्फ हिंदुओं की राजनीति है और हिंदू सारे ब्रेन वॉश हो चुका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2014 से पहले वाजपेयी जी का और मोरारजी देसाई का कार्यकाल हम हटा दें और थोड़ी बहुत कार्यकाल को हटा दें, तो अधिकतर समय कांग्रेस का कार्यकाल रहा है। जो आप राहुल गांधी की बात करते हो आज के डेट में, राहुल गांधी एक एलिजिबल है, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत शानदार व्यक्ति हैं, और मैं इनको बहुत दिल से पसंद करता हूं। मैं आता हूं अपने बात पे। कांग्रेस की गवर्नमेंट रही थी, तो क्या उस समय कांग्रेस ने हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया था? जो कंटिन्यू 50 से 60 साल तक कांग्रेस की सत्ता रही और हिंदुओं के मेजोरिटी के वोट के बिना कोई भी गवर्नमेंट हमें सरकार नहीं बना सकती। यानी उस समय जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पिता हो गए, हमारे दादाजी हो गए, ये कांग्रेस को वोट कर रहे थे। तो क्या हमारे पूर्वजों का कांग्रेस ने ब्रेन वॉश किया था? या तो उस समय ब्रेन वॉश था तो आज भी ब्रेन वॉश है, आज बीजेपी का ब्रेन वॉश है। अगर उस समय ब्रेन वॉश नहीं किया गया था तो आज भी ब्रेन वॉश नहीं है। वोटिंग का अधिकार एक विधिक अधिकार है, ये व्यक्ति की अपनी पसंद है कि वो किसे वोट करेंगे, और ब्रेन वॉश नाम देना ये हिंदुओं का अपमान है। मैं इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। यहां पे साफ साफ हिंदुओं का अपमान आप अपने वीडियो में कर रहे हैं कि हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया गया। आपने एक जगह बोला है वीडियो में कि आज ब्रेन वॉश करके हिंदुओं को तलवार देकर मस्जिद के सामने खड़ा कर दिया गया। तो आप बताएं, भारत में कौन सा ऐसा मस्जिद है जहां हिंदू तलवार लेकर खड़े हैं ब्रेन वॉश बीजेपी के कहने पे? तो मुझे तो ऐसा कोई मस्जिद नहीं दिखता। मैं जहां पे रहता हूं, अभी रामनवमी थी, मैंने रामनवमी मनाया, और रामनवमी में मेरे साथ 4 से 5 मेरे दोस्त जो थे मुस्लिम थे, जो हमारे साथ गए और हमारे साथ। मुहर्रम में हम साथ होते हैं, ईद में हम साथ होते हैं। यह देश भाईचारे का देश है। और आपने अपने तर्क में हिंदुओं को ब्रेन वॉश बताया, लेकिन आप कहीं मुस्लिम की बात नहीं करते। अगर हिंदुओं का ब्रेन वॉश बीजेपी की आईटी सेल कर रही है, तो आप एक बात मुझे और बताएं, क्या कांग्रेस के पास आईटी सेल नहीं है? या कांग्रेस एक खोखली पार्टी हो गई? और जो मैक्सिमम मुस्लिम जो वोट देने की बात करते हैं, एंटी बीजेपी बात करते हैं, ये सबको पता, आपको भी पता है। तो यानी इस कहानी में हम ये भी बोल सकते हैं कि मुस्लिमों का ब्रेन वॉश कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने और आरजेडी पार्टी ने करके रखा, टीएमसी ने करके रखा है, या अन्य पार्टियां ने करके रखा है जो उसके फेवर में है।
तो यह ब्रेन वॉश की बात ही नहीं है। बात यह है कि 2024 का इलेक्शन आया है और 2024 के इलेक्शन में एक माहौल क्रिएट करना है अगेंस्ट मोदी, वरना इस प्रकार से खतरनाक शब्दों का इस्तेमाल करके मोदी ने गलतियां की हैं, उन गलतियों को गिना करके और उसमें कुछ चीजों को अपने तरफ से ऐड करके और जो बोलने की अपनी कौशल शैली है उसका इस्तेमाल करके लोगों की भावनाओं के साथ आप खेल रहे हैं। इसे भी ब्रेन वॉश ही कहा जाएगा। आप जो काम कर रहे हो ना, डिक्टेटर तानाशाह, ब्रेन वॉश, मोदी, डरा हुआ मोदी, आपके सारे वीडियो मोदी के ऊपर ही क्यों आ रहे हैं? आपके वीडियो में कांग्रेस पार्टी के बारे में चर्चा नहीं होती। जो भी चर्चा का मेन केंद्र है वो है मोदी। मैं आपको बता दूं, बीजेपी आईटी सेल ने 2014 से पहले राहुल गांधी को पप्पू साबित कर दिया, जबकि राहुल गांधी देश के मोस्ट एलिजिबल व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। काफी अच्छे जगह से पढ़ाई की है, काफी अच्छा ज्ञान है। आधे अधूरे वीडियो को दिखा करके राहुल गांधी को पप्पू बनाया गया। लास्ट 2 से 3 साल के अंदर कांग्रेस के आईटी सेल ने राहुल गांधी को मैच्योर साबित कर दिया। लोग पप्पू शब्द भूल गए। तो ये आईटी सेल का खेल है कि किसको पप्पू करना है और किसको आगे बढ़ाना है। आज आईटी सेल के काम में आप भी आए हो कांग्रेस की तरफ से, और आपका सीधा का सीधा प्रहार है भारत के पीएम के ऊपर कि भारत के पीएम का ही गिरा दो, क्योंकि वोटिंग किसके नाम पे हो रही है? वोटिंग सिर्फ मोदी के नाम पे हो रही है। और जब वोटिंग मोदी के नाम पे हो रही है तो पूरे बीजेपी पे, राजनाथ सिंह पे हमला करने से अच्छा है, गडकरी पे हमला करने से अच्छा है कि जो सेंटर पॉइंट है, जो ट्रांसफॉर्मर है, उसको उड़ा दो। तो ये सारा खेल ट्रांसफॉर्मर यानी मोदी को उड़ाने का, उसके कैरेक्टर को नीचा साबित करने का। आप दिखाते हो कि मोदी 1.5 लाख का चश्मा पहना। अरे भाई, आप जाकर थोड़ा पता करो कि एक प्रधानमंत्री का जो वेतन है वो कितना है। जो व्यक्ति 3 से 4 लाख रुपया का वेतन ले रहा हो वो 1 लाख का चश्मा ही पहन लिया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी आईटी सेल लगाती है आरोप, 45,000 का टी शर्ट बना हुआ। अरे भाई, उसके पास पैसा है, वो 1 लाख का टी शर्ट पहने, क्या दिक्कत है? आपके पास पैसा है, आप जर्मनी में रहते हो, आप इतना खर्च कर रहे हो, वो आपकी पैसा है। मोदी जी डेली ड्रेस बदलते हैं, ये उनका अपना शौक है। तो ड्रेस के ऊपर कमेंट करना, चश्मे के ऊपर कमेंट करना, राहुल गांधी के टी शर्ट के ऊपर कमेंट करना, दोनों तरफ से जो कमेंट हो रही है ना, ये सिंपल बात जाहिर करती है कि आप इनके चेहरों को नीचे गिराना चाहते हो। आप वीडियो बनाओ, आप रोजगार पे बातें करो, मैं मोदी के अगेंस्ट हूं। आप विकास के ऊपर बात करो, तो विकास के ऊपर अगर बात करोगे तो देश में विकास काफी हुआ। भारत में 2014 से लेकर 2024 तक सड़कों का जाल बिछ गया। कई कॉरिडोर बने हैं, कई बंदरगाह को रेलवे स्टेशन के साथ जोड़ा गया है और व्यापार का एक ढांचा को विकास करने का काम इस गवर्नमेंट ने किया है। और आगे जाकर के ये चीज फायदा देगी। आगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो या आगे जाकर के मोदी प्रधानमंत्री हो या आगे जाकर योगी प्रधानमंत्री हो, जो ढांचा का विकास इन्होंने कर दिया, इनके जो मंत्री हैं नितिन गडकरी ने कर दिया, वो ढांचा दुनिया के पटल पे भारत को आगे ले जाने का काम करेगी और 100% करेगी। आप जो बोल लो, आप विकास के ऊपर नहीं लड़ सकते इस प्रधानमंत्री से। ये प्रधानमंत्री फेल हुआ है गरीबी मिटाने में, ये प्रधानमंत्री फेल हुआ है आय की असमानता को मिटाने में। ये मुद्दे हो सकते हैं जरूर। चश्मा पहनता है 1.5 लाख, डेली 4 बार कोट बदलता है, पैंट बदलता। अरे भैया, इसके पास पैसा है, बदलेगा। मेरे पास पैसा होगा, मैं एक टी शर्ट नहीं पहनकर मैं 50,000 का टी शर्ट पहन के वीडियो बनाऊंगा। तो आपको जरूरत है भाई साहब ऐसे नहीं करने के लिए। अब मैं अपने दोस्तों को समझाना चाहता हूं एक चीज, जिन्होंने कमेंट किया था। मुझे अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के, कोई बुरा नहीं लगा। कमेंट में जब आपने किया तो आपने जो देखा आपने बात किया। मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में क्या होता है। दुनिया में 2 पार्ट है। एक पार्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इसके नाटो गठबंधन के साथ एक पार्ट है। दूसरा पार्ट रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, सब ऐसे देश जो इनका नहीं बनता। तो आपस में दोनों में क्या है? एक लड़ाई है। इस लड़ाई को जीतने के लिए क्या चाहिए? दुनिया के जितने भी लोकतंत्र हैं
उस लोकतंत्र में या तो ये चाहेंगे कि इनके फेवर के लोग प्रधानमंत्री बने और ये चाहेंगे इनके फेवर की पार्टी। जैसे भारत के पड़ोसी देशों को आप देखो, तो पड़ोसी देशों में अगर आप बांग्लादेश देखोगे तो हमारी चाहत होती है कि बांग्लादेश में शेख हसीना प्रधानमंत्री बने, क्योंकि शेख हसीना का भारत के साथ मित्रता का संबंध है। हम श्रीलंका में चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे संबंध का बने। हम मालदीव में चाहते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमारे फेवर का बने। लेकिन अभी क्या हुआ, मालदीव में प्रो चाइनीज गवर्नमेंट बन गई। इस प्रो चाइनीज गवर्नमेंट ने चाइना का साथ दिया, भारत से दूरी बढ़ गई। तो ये क्या होती है, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होता है कि हर देश चाहता है कि उनका जो संबंध जिस पार्टी से अच्छा हो, जो सोच है उसके साथ। मैं सोच को समझाता हूं, ये समाजवाद वर्सेस पूंजीवाद की लड़ाई है। अमेरिका कैपिटलिज्म कंट्री है और इधर सोशल कंट्री। तो सोशल सोच के साथ कांग्रेस चली है, गांधी की साथ सोच सोशल थी, समाजवाद थी। और जो बीजेपी की सोच है ना, वो कैपिटलिस्ट सोच है, पूंजीवादी सोच है। दो धड़े हैं दुनिया में और दोनों में इस सोच को लेकर ये लड़ाई काफी पुरानी है। और मोदी का झुकाव हमेशा कहां रहता है, कैपिटलिज्म की ओर। आप हाउडी मोदी प्रोग्राम देख सकते हैं। मोदी आने के बाद हमारा अमेरिका के साथ संबंध काफी गहरे हुए, लेकिन कांग्रेस के टाइम में हमारे संबंध रसिया के साथ ज्यादा गहरे थे। रसिया, चाइना चाहेंगे ही चाहेंगे कि समाजवादी सरकार भारत में बने। तो भारत में समाजवादी सरकार में अगर सोच वाली सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो कांग्रेस है, ये चाहेंगे। और अमेरिका की गवर्नमेंट चाहेगी कि इधर जो सरकार बने एक पूंजीवादी सोच के साथ बने, ताकि इनका व्यापार करना आसान हो। ये चीजें होती है। ऐसे में दुनिया के देश दूसरे देश के इलेक्शन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो 2024 का इलेक्शन खास उसी में है कि दुनिया के देश एक धड़ा दूसरा धड़ा भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रभाव डालने के प्रयास करेंगे। तो ऐसे ऐसे कैंपेन चलाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, काफी ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और ये कल्पना आप नहीं कर सकते हैं कि अगर इनको पैसा दिया गया तो कितना पैसा दिया गया होगा, ताकि इनका पूरा जीवन अच्छे से कर जाए। कई लोग कहना है कि इनके पास 2 करोड़ लगभग सब्सक्राइबर है, बहुत पैसा आता होगा। अरे भैया, अंबानी नहीं चाहेगा कि और पैसा कमाए? क्या अंबानी से ज्यादा इसके पास पैसा है? बिल गेट्स से ज्यादा पैसा नहीं है ना? तो चाहेंगे ना तो और ज्यादा पैसा आए। तो मुझे ये लगता है कि जो शब्दों के साथ जो खेला जा रहा है यहां पे ना, ये शब्द का चयन सिर्फ एक फंडिंग का मामला है। मैं ध्रुव राठी के शब्दों से काफी प्रसन्न, काफी अच्छी बात बोलते हैं, काफी अच्छे अच्छे मुद्दे उठाते हैं। मुद्दों में ज्यादातर वो ऐसे वीडियो को डालते हैं साथ हमारे में, देश में मोदी हमारा बाप खत्म है, हो मोदी पे चुकी दिल आ गया, ये एक बड़ा सीरियस उन्होंने सवाल डाला। है। आपका पैसा चोरी हो गया, इसका देश के कच्चा सारे फटा हुआ पब्लिक का होगा, आप पैसा देख लो। लूट लिया गया है। ये वीडियो उन्होंने डाला। मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए मैं 5,000 का सिलेंडर खरीद लूंगी, लेकिन वोट मोदी को दूंगा, ये वीडियो डाला। 5,000 का क्यों? सिलेंडर और 500 ये रुपए सब लीटर वीडियो पेट्रोल दिखाती खरीदने को है तैयार है। कि ये मोदी मान के चुकी प्रति है कि कैसी मोदी दीवानगी है, महंगाई को कंट्रोल जो नहीं नहीं कर होना सकते। चाहिए। ये 5,000 अपनी सिलेंडर पैंट मतलब उतारने भारत को में भी कितनी तैयार हो गरीबी जाता है, है मोदी के लिए और अपना एक प्यार तबका कितना दिखाने अमीर के हो लिए। गया, जो ये बातें कर रही है, जो मोदी को चाहिए। उसका कच्चा भी फटा हुआ है। गरीब गरीब होते जा रहे, अमीर अमीर होते जाते, मतलब दिखाने का एक तरीका है। इसको बोलते हैं ब्रेन वॉशिंग। तो ध्रुव राठी देश के लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं अपने तरीके से। ये आईटी सेल है, जो ध्रुव राठी आईटी सेल की बात को उठाते हैं ना, कि आईटी सेल कैसे भारत में काम कर रही है, तो ध्रुव राठी इज द पार्ट ऑफ आईटी सेल, बस एक पार्ट है ये। और इस पार्ट में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाने का एक खेल चल रहा है। राहुल गांधी के पास इस चुनाव में अच्छे विचार हैं, राहुल गांधी के पास एक अच्छा ड्रीम है, राहुल गांधी के पास एक अच्छा विजन है भारत के लिए, जो बीजेपी में कमी दिखाई दे रही है। बात मैं खुल के बोल रहा हूं। मैंने भी ठाना है इस बार कि मेरी वोट इंडिया गठबंधन को जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि मैं जिस संसदीय क्षेत्र में हूं, उस संसदीय क्षेत्र में इंडिया गठबंधन की तरफ से जेएमएम एक प्रत्याशी खड़े हैं, और जेएमएम के प्रत्याशी जो है उनका नाम है श्री मथुरा प्रसाद महतो। इनके अंदर मैंने खूबी देखी है कि विधायक रहते हुए अपने क्षेत्र का दौरा सालों भर करते हैं और लोगों से मिलते हैं। लेकिन पिछले बार जिस व्यक्ति को हमने वोट दिया, एनडीए गठबंधन आसू के व्यक्ति को, चंद्र प्रकाश चौधरी जी को, वो 5 साल में हमारे क्षेत्र में एक बार भी नहीं आए।
तो पिछला बार तो मोदी के नाम पे, मोदी लहर में वोट लोगों ने दे दिया, हमने भी दे दिया, लेकिन मेरा ब्रेन वॉश नहीं किया गया। मैं एक हिंदू हूं और मेरा ब्रेन वॉश नहीं हुआ, मैं ये ध्रुव राठी को कहना चाहता हूं। और इस बार मेरा वोट चंद्रप्रकाश चौधरी को सिर्फ इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि चंद्रप्रकाश चौधरी कोरोना काल में भी हम लोगों को भूल गए। किसी प्रकार लोग जिंदा बाहर निकले हैं और अपना जीवन जी रहे हैं। न उन्होंने कोई किसी से कुछ जानने का प्रयास किया, उनका ऑफिस कहाँ है लोगों को नहीं पता। इसके बाद भी कई लोग कमेंट करते हैं मेरा वोट बीजेपी को। आप बेशक दो, लोकतंत्र है, मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन भैया सिर्फ मोदी के नाम पे ये मत दो। अगर सिर्फ आप ये सोच के दे रहे हो तो मैं भी, ध्रुव राठी का कहना है कि ब्रेन वॉश हुआ है तो कुछ हद तक हुआ होगा, ये सोच तो होती है। इसी पे ध्रुव राठी जैसे लोग आकर आपके प्रधानमंत्री को जलील कर रहे हैं, आपके पीएम को जलील कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप एक किसी के पोस्ट पे एक कमल भेज दोगे। मैं तो कमल क्यों भाई, जहां पे जो प्रत्याशी है, जिस प्रत्याशी ने काम किया है आप वोट दो, जिस प्रत्याशी ने काम नहीं किया मोदी के साथ रहते हुए उस प्रत्याशी को हटा दो, सिंपल सी बात है।